नमस्कार दोस्तों, एसएससी एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। इंडिया पोस्ट ने जीडीएस की 38,926 पोस्ट को निकाला है, जो कि अलग अलग राज्य में वीडियो में दिखाई गई है, जिसमें आंध्र प्रदेश के लिए 1766 पोस्ट है, आसाम के लिए 951 पोस्ट है। सबसे ज़्यादा की अगर बात करूं तो ये मध्य प्रदेश में है और लगभग 4000 कुछ पोस्ट हैं, और इसी के साथ तमिलनाडु में भी 4310 पोस्ट है। नोटिफिकेशन की बात करें तो ये नोटिफिकेशन 2 मई 2022 को रिलीज़ हुआ है, और इसमें एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट हो गई है 2 मई से। इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जिसे क्या क्या उसको सैलरी मिलेगी, जैसे इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें एलिजिबिलिटी की। अगर एज की बात करते हैं तो मिनिमम एज जो है 18 साल है और मैक्सिमम एज जो है वो 40 साल है। SC, ST और OBC फिजिकल हैंडीकैप के लिए रिलैक्सेशन दिया हुआ है, जैसे SC, ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है, फिजिकल हैंडीकैप के लिए 10 साल है। अगर फिजिकल हैंडीकैप के साथ साथ कैंडिडेट OBC कैटेगरी से है वो 13 साल है, और फिजिकल हैंडीकैप के साथ साथ अगर SC, ST कैंडिडेट है तो 15 साल है। ये हमारी एज रिलैक्सेशन है। अगर हम बात करें तो इसमें कुछ मेडिकल क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, जैसे अगर कोई डिसेबिलिटी है, जैसे BPM है, लो विज़न है, डीफ है, एक हाथ है यानी लेप्रोसी है किसी को, तो वो कैंडिडेट भी फिजिकल हैंडीकैप के लिए फॉर्म भर सकता है। अगर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो कोई बहुत बड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन इसमें नहीं मांगी गई है, इसमें केवल 10वीं पास ही मांगा गया है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उसमें मैथ और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट कंपल्सरी सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट कौन से होते हैं, जो चॉइस के सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जिसके लिए सिलेक्शन करना होता है, तो वो सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हमारी एजुकेशन की बात करें तो उसमें 10th स्टैंडर्ड में इंग्लिश और मैथ मैक्सिमम कंपल्सरी ही होता है। अब बात करें लोकल लैंग्वेज की, तो एक कंडीशन इसमें दी गई है कि आपको जिस स्टेट के लिए आप भर रहे हैं उसके लिए आपको लोकल लैंग्वेज ज़रूर होनी चाहिए, वो आपकी कंपल्सरी या इलेक्टिव एज ए सब्जेक्ट ज़रूर हो। अब एक कंडीशन पे थोड़ा ध्यान देना है कि नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, जो हमारी साइकिलिंग है, बाइसिकल है, वो GDS कैंडिडेट को, ग्रामीण डाक सेवक, GDS का मतलब होता है ग्रामीण डाक सेवक कैंडिडेट को आनी चाहिए। अगर कैंडिडेट के पास स्कूटर या मोटरसाइकिल की नॉलेज है, उसको भी यही माना जाएगा कि साइकिल की नॉलेज है। अगर वो बाइक चला लेता है तो उसका मतलब उसको साइकिल की नॉलेज के बराबर माना जाएगा और वो फार्म भर सकता है। अब इसके लिए पास्ट एक्सपीरियंस, कंप्यूटर का ज्ञान, एक्सपीरियंस अगर कोई है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किसी का है तो वो लगा सकता है, लेकिन उसको कोई इसके लिए एक्स्ट्रा मार्क्स वगैरह नहीं मिलेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना कैंडिडेट दोस्तों कि जब भी आप इस फार्म को अप्लाई करें तो इसमें बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी अगर आपने कर रखी है तो उसको ज़रूर भरें, क्योंकि अगर आप उसको नहीं भरते तो आपके कंसिडरेशन में आपको पीछे रखा जाएगा, जबकि जिसको बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर की उसको आगे रखा जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं जो आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं, जैसे EWS का कैंडिडेट भी उसको भर सकता है। फ़ीस की अगर बात करें तो इसमें 100 रुपये फ़ीस है, जिसमें SC, ST और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स जो हैं और सभी महिलाएं फ़ीस के लिए बाध्य नहीं हैं, वो एग्जैम्प्ट हैं, उनकी फ़ीस माफ़ कर दी गई है। ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स को भी फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये फ़ीस जनरल और OBC कैंडिडेट भर सकते हैं, जो कि 100 रुपये है। ये आप बैंक के माध्यम से ऑफलाइन भी भर सकते हैं और ऑनलाइन भी इसको डेबिट क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से आप भर सकते हैं। अब यहाँ बात करें कि इसको लिए अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि कोई भी फार्म जब आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, ये आप जो है इसका ध्यान रखें, इसको चेक कर लें। सबसे पहले आप बात करें एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स की, तो आपके पास सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। जैसे आपके पास 10th की मार्कशीट इसमें मांगी गई है, अगर एक्स्ट्रा भी आपने पढ़ा हुआ है तो उसकी भी मार्कशीट आप जो है अपलोड कर सकते हैं, बट 10th की बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपका
जो मोबाइल है वो आपके पास होना चाहिए, ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप रिज़र्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो आपके पास BC SC ST या फिज़िकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास एक फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको ब्लैक पेन से एक वाइट पेपर के ऊपर ज़रूर करने हैं। ये सब चीज़ें आप स्कैन करके ज़रूर रखें। एक ख़ास बात और बता दूं आपको दोस्तों कि सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म में जो डिटेल, जैसे पर्टिकुलर की डिटेल है, एजुकेशनल की डिटेल है, एड्रेस की डिटेल है और आपके डॉक्यूमेंट्स जितने भी अपलोड हैं वो स्टेप चलेंगे। लेकिन सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन चलेगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन में बेसिकली आपको कुछ नहीं डालना, आपको नाम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें डालनी होती हैं। जैसे ही आप इसको डाल के सबमिट करोगे तो रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद सेकंड स्टेप, आप रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को ज़रूर याद रखें। वो पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ज़रूर आएगा। आप उसको डिलीट ना करें, उसको नोट डाउन कर लें। अगर आप नोट डाउन कर लेते हैं तो द बेस्ट है। आपको ये भी पता रहेगा कि डेट के साथ कि आपने ये फॉर्म कब भरा था। तो आप इसको नोट डाउन करने के बाद जब आप रजिस्ट्रेशन में लॉगिन करेंगे तो उसको यूज़ करें, उसको ओपन करें। ओपन करने के बाद आप पर्टिकुलर डिटेल्स जैसे नाम, फादर नेम, ये तो ऑलरेडी आप भर चुके हो, डिसेबल हो जाएगा। उसके अलावा और भी जो कोई डिटेल जैसे जेंडर क्या है, कम्युनिटी क्या है, ठीक है। और अगर आप रिज़र्व कैटेगरी कैंडिडेट है, फिज़िकल हैंडीकैप है तो उसकी डिटेल आप भर सकते हो। इसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स जो भरनी है, जितनी भी डिटेल आपको इसमें भरनी है दोस्तों, वो सारी कैपिटल लेटर में ज़रूर भरिए। अगर आप स्मॉल लेटर में भर देते हैं तो कैंडिडेट इस चीज़ को ध्यान रखें कि उनका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर आप जितनी बार भी फॉर्म भरें तो आप उसको कैपिटल लेटर में ज़रूर भरें, जब तक कि उन्होंने ये स्मॉल लेटर में मांगा ना हो। ईमेल आईडी का ध्यान रखें, ईमेल आईडी हमेशा आप स्मॉल लेटर में ही डालें। जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो दोस्तों इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जो आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल रहे हैं वो क्रॉस वेरीफाई ज़रूर कर लें। डेट ऑफ बर्थ, नाम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कैंडिडेट करता है। कई बार अगर आपने जेंडर गलत भर दिया है, मेल की जगह फीमेल भर दिया है, फीमेल की जगह मेल भर दिया, तो पूरा फॉर्म आप जब जमा करा देते हैं उस फॉर्म को तो वो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। और आपका अगर रोल नंबर आ भी गया तो आप उसको दे नहीं पाओगे, क्योंकि आप मेल कैंडिडेट हैं, फीमेल की जगह आप नहीं बैठ सकते, तो वो फार्म ख़राब हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि आपको दोबारा फार्म भरने का मौका भी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो उसको उठाता ही नहीं है, क्योंकि जितनी भी आपने इन्फॉर्मेशन डाली है वो ऑलरेडी सिस्टम में स्टोर हो गई है, तो आप उसको डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन आप उसमें नहीं डाल सकते। तो उसका बहुत रेयर चांस होता है कि दोबारा फार्म भरा जाए या ना नहीं भरा जाए। तो डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करना है। अगर आपका डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन हो गया है या आपने कर दिया है तो फार्म दोनों रिजेक्ट होने के चांस होते हैं। तो आप कृपया करके इस तरह की गलती ना करें। अगर आप रजिस्ट्रेशन करके भूल गए हो तो उसका भी ऑप्शन होता है, तो आप अपने फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको मिल सकता है। जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो, जैसे फ़ोटोग्राफ की बात करें और सिग्नेचर की बात करें, फ़ोटोग्राफ आपका 50 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और JPG फाइल में हो, इमेज फाइल में हो, जिसका फॉर्मेट JPG हो। ऐसे ही सिग्नेचर आपको एक वाइट पेपर पे, अगर ब्लैक पेन है तो सबसे बढ़िया है, उस पर करें। और JPG इमेज को 20 KB से ज़्यादा नहीं होने दें। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें हम 10th की मार्कशीट की, 10th की मार्कशीट को आप अच्छे से स्कैन करके और प्रेस्क्राइब्ड साइज़ में, जितना साइज़ इसमें मांग रखा है आप उसमें भरें। इसमें बात करें अब जो प्रोफाइल की, जो आपका जो ग्रामीण डाक सेवक है, GDS है, वो क्या काम करेगा? वो ब्रांच पोस्ट मास्टर के अंडर में काम करेगा। इसमें ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए भी प्रोफाइल दी गई है कि उसको क्या करना है। जैसे वो ट्रांजैक्शन करेगा, जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन हैं, मार्केटिंग और पोस्टल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का भी काम करेगा। इसके अलावा रिकॉर्ड को मेंटेन करेगा और ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की होती है, जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है उसकी होती है। ऐसे ही असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए भी प्रोफाइल
इसमें बताई हुई है। जैसे वो सेल ऑफ स्टैम्प करेगा, असिस्ट करेगा ब्रांच पोस्ट मास्टर को, मार्केटिंग जितने भी उसके काम है वो उसमें अपने हाथ बटाओगा। जैसे मार्केटिंग, पोस्टल ऑर्डर, इंडिया पोस्ट पेमेंट, CSC के जितने काम हैं वो करेगा। डोर टू डोर भी वो विज़िट कर सकता है। जैसे उसको ब्रांच पोस्ट मास्टर गाइड करेगा वो वैसे ही उसका काम करेगा। अब बात करते हैं ग्रामीण डाक सेवक की, या इसको डाक सेवक की बात करें तो डाक सेवक जो है डिपार्टमेंटल ऑफिस, जैसे सब पोस्ट ऑफिस में काम करेगा, हेड पोस्ट ऑफिस में काम करेगा। उसकी प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो वो भी सेल ऑफ स्टैम्प, स्टेशनरी, डिलीवरी ऑफ मेल, जो भी डाक होगी उसको डोर टू डोर वो पहुंचाएगा। इसके लिए वो बाईसाइकिल का यूज़ कर सकता है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि एलिजिबिलिटी में है कि आपको साइकिल ज़रूर आनी चाहिए। इसके अलावा वो ऑफिस में भी काम करेगा। ऑफिस में भी जितने भी डिस्पैच का काम है, ट्रांसशिपमेंट का है, बैग को प्रिपेयर करना है और डाक छाटनी है, जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो कर सकता है। उसमें अपना अनुदान कर सकता है, सेवा का अनुदान कर सकता है। अब अगर हम बात करें कि सिलेक्शन क्राइटेरिया की, तो दोस्तों मैं बता दूं इसमें सिलेक्शन लेना इतना आसान नहीं है। इसमें मेरिट लिस्ट जो है उसके द्वारा सिलेक्शन होता है और ये मेरिट लिस्ट अबोव 95% आती है। तो मैं आपको इस बात की सलाह दूंगा कि आप जो है अगर फार्म भरने हैं तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी परसेंटेज जो है अगर 90+ है तो आप इस फार्म को भरने की कोशिश करें, भरने की सोचें। नहीं तो हमारा सुझाव है कि आप इसको ना भरें, क्योंकि 60, 65, 70% तक बात नहीं बनती है। हाँ, अगर आप रहते हैं हिल एरिया में या ऐसे रेयर एरिया में रहते हैं जहाँ परसेंटेज बहुत ही कम जाती है, तो वहाँ पे आप इसको भर सकते हैं। लेकिन जितने भी स्टेट्स हैं उसमें ज़्यादातर की देखी गई है कि परसेंटेज बहुत हायर जाती है, इतनी हायर जाती है 95+। हाँ, इसमें एक प्लस पॉइंट ये होता है दोस्तों कि अगर आपने फॉर्म भर दिया है और आपके मार्क्स जो 95+ % है तो आपके सिलेक्शन के सबसे ज़्यादा चांस हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कम उम्र में आपको नौकरी मिल रही है। नौकरी के बाद जैसे आपको नौकरी मिलेगी तो प्रमोशन मिलने के बाद जैसे आप रिटायर एज पे होंगे तो आप काफ़ी अच्छी पोजीशन से रिटायर होंगे। आपको जो NPS, नेशनल पेंशन स्कीम, या इसके अलावा जो भी आपका पैसा PF वगैरह में जुड़ता है वो बहुत काफ़ी पैसा आप जो उसको जोड़ लोगे तो काफ़ी पैसा भी मिलेगा आपको जब आप रिटायर होंगे, और एक अच्छी पोजीशन से आप रिटायर होंगे। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया की मैं फिर से बात करूं तो इसका सिलेक्शन जो है मेरिट बेस पे होता है, जो कंप्यूटर जनरेटेड होता है। जैसे ही आप फार्म भरते हैं उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड को उठाया जाता है और उसकी लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। जब मेरिट लिस्ट भेज दी जाती है तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट को बुलाया जाता है और उसकी प्रेफरेंसेस के बारे में डिस्कस किया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आने होते हैं, जितने भी आपके एजुकेशनल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ एक सेट फ़ोटोग्राफ का जो फार्म में आपने भरा था वही चाहिए होता है। उसके अलावा अगर बात करूं, ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है उनको वेरीफाई किया जाता है, और वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है ऑफिशियल्स के द्वारा किया जाता है, जो ऑफिशियल सिलेक्शन के दौरान इंडिया पोस्ट उनको रिक्रूट करता है, पोजीशन उनको देता है। तो बात करूं मैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिएंगे, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे। आपके अगर आप रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है तो आपको रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी आपको चाहिएगा। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है तो फिजिकल हैंडीकैप का भी चाहिएगा। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आप जो ध्यान रखिए। फ़ोटोग्राफ जो है आप जो है रिसेंट लेके जाएं या एक सेट अपना ज़रूर अपने पास रखें। जो भी आप फार्म भरते हैं तो एक अपना फ़ोटो जो है बनवा के ज़रूर रखें, एक सेट। तो इस तरह की चीज़ें आप अपने पास रख सकते हैं। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको बुला लिया जाएगा। कुछ आपकी जो मेरिट जब प्रिपेयर की जाती है जब, तो उसमें जो ग्रेड होती है, जैसे CBSE से कोई कैंडिडेट है तो उस ग्रेड के अकॉर्डिंग उसकी परसेंटेज को मेज़र किया जाता है। जो इसमें कुछ सिस्टम दिया हुआ है जिसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है 9.5 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है जो भी आपकी ग्रेड आई हुई है। जैसे बात करूँ मैं, आपकी ग्रेड आपकी आई हुई है, आपकी ग्रेड मान लो
10 आई हुई है, अगर बात करते हैं 10 की, तो आपके हो जाएंगे 95%। तो आप उसको 95% ही कंसिडर करेंगे। तो ऐसे ही 9 को भी 9.5 के साथ मल्टीप्लाई करके आप अपनी परसेंटेज को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी उसके अकॉर्डिंग लिस्ट निकाली जाएगी और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी और कैंडिडेट्स को बुला लिया जाएगा अपॉइंटमेंट के लिए। ऑफ़र लेटर उनको दिया जाएगा, जो ज्वाइन करता है उसकी नौकरी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, इसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी हमने डिस्कस कर लिया है। उसके अलावा जैसे हम फार्म की बात करें तो फार्म के बारे में मैंने बात कर लिया है। कुछ इसमें एनेक्जर्स दिए गए हैं, जैसे आपका जो डॉक्यूमेंट है वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसे एनेक्जर 2 है, ये इस तरह का फॉर्मेट मांगा गया है। अगर आप जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं या कोई भी जैसे फार्म भर रहे हैं तो कुछ डिक्लेरेशन आपको देनी होगी कि भाई आपने साइकिल चलानी आपको जैसे आती है, जैसे इसमें दिया हुआ है कि आप साइकिल पे राइड करेंगे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, ठीक है, या मैं मोटरसाइकिल चला सकता हूं, तो डिक्लेरेशन आपको करनी पड़ेगी। और वो डिक्लेरेशन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तब ज़रूरत पड़ेगी, इस फार्म में इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ अंडरटेकिंग भी है, तो ये फार्म जितने भी हैं ये ज़्यादातर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम काम आएंगे। तो नोटिफिकेशन में इतना ही था जिसमें हमने बहुत कुछ जाना कि नोटिफिकेशन जो है उसके लिए पोस्ट कहाँ कहाँ निकली हुई हैं, ऑल ओवर इंडिया है जितनी भी पोस्ट हैं, और उसमें हमारा स्टार्ट डेट क्या है। लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फार्म की वो है 5 जून। तो 5 जून से हम पहले हमें फार्म भरना है। दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखें, लास्ट में बहुत रस होता है। जब हम अंतिम समय में फार्म भरते हैं तो जो फार्म होता है वह कई बार साइट बिजी होने के कारण जमा नहीं हो पाता है और फीस भी हमारी कट जाती है। तो इस चीज़ से आप बचें और कोशिश करें कि पहले ही फार्म भरें। पहले फार्म भरेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, और आपको इससे रिलेटेड कोई और चीज़ भी पूछनी है तो आप हमें कमेंट करें, रिप्लाई करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।